चलिए, आज अपना है लेक्चर नंबर 70। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। जितने प्रिंसिपल थे लगभग लगभग सारे हो चुके हैं मोस्ट। अब हम लोग कौन सा करने वाले हैं? पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। कहाँ चले गए? आगे ज्यादा चले। हाँ, पाउलीज एक्सक्लूसिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूसिव बोल रहे हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब है, पाउली ने बोला कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम में वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, हमने क्वांटम नंबर्स की बात करी थी, 4 क्वांटम नंबर की, है ना। तो पाउली ने अपने एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में बोला कि अगर आप किसी एटम के किसी भी दो इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करो, किसी भी दो को, जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, आप सोडियम के पहले दूसरे को, या पहले और 11 को, पहले 10th को, या दूसरे तीसरे पांचवें छठे किसी भी दो को उठा लीजिए, आपको उसकी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं मिल सकती। ऐसा हो सकता है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की 3 क्वांटम नंबर सेम आए, लेकिन चौथी क्वांटम नंबर उसकी क्या होगी? डिफरेंट होगी ही होगी। तो इसका मतलब जो ईच इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? स्पेसिफिक है। उसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? अलग अलग है। ठीक है, ये क्वांटम नंबर है क्या? बेसिकली एक एड्रेस बताता है इलेक्ट्रॉन का। क्या बताता है? एड्रेस। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि साक्षी पांडे कहाँ रहते, क्या एरिया है बेटा आपका? त्रिवेणी नगर। ठीक है, तो हमें साक्षी पांडे को लोकेट करना है, तो हमने बोला कहाँ पे है ये? अगर कंट्री से स्टार्ट करें, इंडिया की बात हो रही है, फिर कौन सा आपका स्टेट है? तो राजस्थान की बात होगी। फिर उसके बाद अगर पूछा जाए एरिया कौन सा है, तो त्रिवेणी नगर की बात होगी। जयपुर आ गया, फिर त्रिवेणी नगर आ गया, आफ्टर दैट आपका क्या हो जाएगा? हाउस नंबर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोकेट करेंगे। ठीक, लेकिन हाउस नंबर में भी ऐसा हो सकता है कि आपका क्या हो, मान लीजिए इनका एक भाई हो, सपोज, मुझे पता नहीं है नहीं है, सपोज एक भाई हो, ठीक है, तो एक ही एड्रेस पे एक ही पेरेंट के क्या हो जाएंगे? 2 किड्स हो गए जिनके सेक्स क्या है? डिफरेंट है। एक ब्रदर है, एक सिस्टर है। ठीक है, तो फिर भी क्या हुआ? एक ही एड्रेस है, सेम टू सेम एक एड्रेस है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्या हो? दोनों अलग अलग हो, दो एंटाइटी हो। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन है, शेल एक हो सकता है, सब शेल भी एक हो सकता है। ठीक है, शेल एक हो गया दो इलेक्ट्रॉन का, सब शेल एक हो गया, ऑर्बिटल एक हो गया। लेकिन ऐसा होगा डेफिनेटली अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या बोला जाता है कि एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, तो इसमें क्या होता है? एक का स्पिन क्लॉकवाइज, दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। तो जो लास्ट वाली क्वांटम नंबर है जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। एक की प्लस हाफ, एक की माइनस। तो 3 अगर सेम भी होंगी तो चौथी जरूर डिफरेंट होगी। ठीक है, तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनकी चारों क्वांटम नंबर्स सेम आए किसी भी एटम में। यही है पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो लैंग्वेज में लिख लेते हैं इसको। लिखिए भाई, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स of an atom of any element have all 4 quantum number values are same। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में ऐसे नहीं हो सकते जिनकी चारों की चारों क्वांटम नंबर सेम। इसी को हम क्या कहते हैं? पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। मतलब ये कह रहे हैं कि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? एक्सक्लूसिव है, अलग है, डिफरेंट है।
ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करते हैं। तो हाइड्रोजन तो ले नहीं सकते, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे। फिर हीलियम की बात कर लेते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। दोनों के लिए क्वांटम नंबर्स निकालते हैं। 1s ऑर्बिटल में है, किसमें है? 1s में। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। n की वैल्यू क्या होगी? 1, आगे वाला नंबर ये n होता है। l की वैल्यू क्या हो जाएगी? s के लिए l की वैल्यू 0 लेते हैं, तो n0 n1 हो गया, l क्या हो गया? 0 हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। m क्या होगा? m भी 0 होगा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, m भी 0 होगा। ये किसके लिए? ये तीनों वैल्यूज क्या आ गई? सेम आ गई, बोथ इलेक्ट्रॉन। अब जो लास्ट वाली क्वांटम नंबर थी s, एक के लिए क्या होगी? +½ और दूसरे के लिए क्या होगी? माइनस। अगर फर्स्ट के लिए आप +½ मानते हो तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस। क्लियर है बात? देखो इस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल जो है शेल नंबर 1 का है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए शेल नंबर की संख्या जो होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 1 हो गई। एल की वैल्यू निकालते हैं। एल की वैल्यू हम लोग निकालते हैं सब शेल से, एस में जा रहा है तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 मानी गई है ना? तो 0 हो गई दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि दोनों इसी में जा रहे हैं। एम की वैल्यू अगर हम देखें, एल जब 0 होता है तो एम की वैल्यू 0 होती है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एम की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या हो गया? 0। लेकिन अगर हम देखें तो एक का स्पिन क्लॉकवाइज लेंगे और एक का क्या लेंगे? एंटी क्लॉक, तो एस की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट हो गई। ठीक है। हाँ, कोई और लेते हैं एग्जांपल। ऑक्सीजन लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए ऑक्सीजन। ऑनलाइन वालों को वॉइस क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल ले लो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ले लो 4th और 5th इलेक्ट्रॉन, उनको कंपेयर करो। ऑक्सीजन के 4th इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालिए चारों, और 5th के लिए। ऑक्सीजन के 4th इलेक्ट्रॉन के लिए और 5th इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए चारों क्वांटम नंबर्स। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 4th इलेक्ट्रॉन तो इसमें जाएगा, 1 2 3 4, 4th इसमें जाएगा, और 5th किस में जाएगा? 4th यहाँ पे है और 5th किस में जा रहा है? तो इसके हिसाब से NL निकाल लेंगे। निकालो, 4th के लिए बताओ और 5th के लिए बताओ। कोशिश कीजिए सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग। जो ऑर्बिटल है उसी से कंपेयर करेंगे। जो भी ऑर्बिटल हो उसको इससे कंपेयर कर देते हैं, NLX से। किससे कंपेयर करना होता है? NLX से। मान लो 2s2 से करना है तो N की जगह क्या आ गया? 2, L की जगह क्या आ गया? S, और X होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। निकाल लिया? आ गया? बादल निकालिए। सब लोग निकालें पेशेंटली। घबराएंगे नहीं, आराम से निकालेंगे, धीरे धीरे, दोनों से अलग अलग वैल्यूज आएंगी।
हो गया, मैं निकाल के बताती हूँ, चेक करिए। कोई कुछ कह रहा है? फोर्थ इलेक्ट्रॉन 2s में गया है और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन 2p में गया है, तो NLX से कंपेयर कर देते हैं। 2s2 को करो पहले NLX से, तो N की जगह पे 2 आ गया, L की जगह पे S आ गया, S का मतलब 0, तो N आ गया और L आ गया, है ना। अब L की वैल्यू अगर 0 है तो M की एक ही वैल्यू होती है 0, ठीक है। जो ऑर्बिटल है उसको बना लो, 2s है तो 2s, s के लिए एक ही ब्लॉक बनता है, एक ऑर्बिटल बनता है, बना लिया। 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, कर दिया। अब इसका जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4, मतलब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है। हम किसकी बात कर रहे हैं? फोर्थ की, ठीक है। इसको एंटी मान रहे हैं, तो इसके लिए s की वैल्यू क्या हो जाएगी? -½ हो जाएगी। हाँ, मान सकते हैं। ठीक, अब फिफ्थ वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन 2p4 में जा रहा है, तो NLX से कंपेयर कर लिया, L की वैल्यू तो वही आएगी। भाई यहाँ पे भी दिख रहा है, ये सेकंड शेल है, ये सेकंड शेल है, तो N की वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, आ गई। L की वैल्यू देखो अलग हो गई, P में जा रहा है, तो L की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब जैसे ही L की वैल्यू 1 हुई, वैसे ही M की वैल्यू 3 आ जाएंगी, ऐसे लिखना पड़ेगा ना हमको, -1 0 +1, ये किसकी वैल्यू लिख दी हमने? M की। अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, p4 भरना है, भर लेते हैं, 1 2 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन ये कैसे भरा हमने? पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ, ये हो गया, है ना। अरे इसका, अब यहाँ पे फोर्थ था, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पहला पहला भरा है आपने, वो क्या हो गया? फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बन गया ना। तो यहाँ पे भी s की वैल्यू क्या आएगी? अगर हम लोग इसको +½ ले रहे हैं तो +½ हो गई, ठीक है। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी वैल्यूज डिफरेंट आई और कौन कौन सी सेम आई। केवल n की सेम आई है ना, देख पा रहे हैं ना। कौन सी वैल्यू सेम है? ओनली n सेम, बाकी सब क्या है? डिफरेंट। ऐसा नहीं है, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये नहीं कहता है कि एक डिफरेंट होगी। एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी केस में 3 सेम हो गई, चारों की चारों सेम नहीं हो सकती, एक डिफरेंट होगी। यहाँ पे तो हमें क्या मिल रहा है? n सेम है और डिफरेंट क्या मिल रहा है? कौन कौन से मिल रहे हैं? L, M और S, ये सारे डिफरेंट हो। अब निकाल लेंगे, किसी के भी कोई इलेक्ट्रॉन के लिए बोला गया हो, फोर्थ फिफ्थ करके। लास्ट वाला, यहां तक फोर्थ भर चुका था, तो इसका जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा फिफ्थ बनेगा ना। 4 भर दिए, अब जो पहला इलेक्ट्रॉन है वही तो फिफ्थ है, ठीक है। नोट हो गया सबका? सबको आ गया? चलिए, अब टॉपिक लिखिए, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। नोड की बात हो गई थी, कोई ऐसा पॉइंट जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। कोई ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो, नोडल प्लेन बोलते हैं। अब उसी नोड और नोडल प्लेन को 2 फॉर्मेट में बोला गया है, एक रेडियस के फॉर्मेट में बोला गया है, और क्या बोला गया है दूसरे को एंगुलर जो बोलते हैं वो प्लेन के फॉर्मेट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
प्लेन के फॉर्मेट में। तो रेडियल नोड क्या है? रेडियल नोड अगर बोले हम तो एरिया along radius where probability of finding electron is 0। इसको क्या बोलोगे? रेडियल नोड। डिफाइन करने के लिए नहीं आता है एग्जैक्टली, एरिया हमने लिख दिया है, लेकिन बात क्या है इसमें? 3D की बात करी जा रही है। जैसे हमने बोला था ना कि अगर 1s की बात करो तो ये न्यूक्लियस है, इसमें कोई रेडियल नोड नहीं होता। 2s की अगर बात करो तो ये मान लो न्यूक्लियस है इसका, ये 1s है, 1s में कोई नोड नहीं है। 2s की अगर बात करो तो ये खाली स्पेस होता है, फिर इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यानी कि एक नोड प्रेजेंट होता है इसमें। ये नोड है, ये हम बात कर रहे हैं किसकी? 2s की। ऐसे ही 3s में दो हो जाएंगे। अब रेडियल नोड का फॉर्मूला भी याद रख लीजिए। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है, नंबर अगर निकालना है, नंबर ऑफ रेडियल नोड अगर निकालना है तो निकलता है n माइनस एल माइनस 1। n की वैल्यू पता हो, l की वैल्यू पता हो, n माइनस एल माइनस 1। हम्म, 2s में जो रेडियस के अराउंड आप एरिया देखोगे वहां पे एक ही ऐसा बीच में वो जगह मिलेगी सर्कुलर फॉर्म में, रेडियल फॉर्म में, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? 0 होगी। अगर फॉर्म हाँ 1s में नहीं है, 1s में है ही नहीं ये वाला नोड। ठीक है, हाँ 3f हुआ तो निकालेंगे ना, निकालेंगे, इसी से निकालो। 3f में नेगेटिव में आ रहा है, निकालते हैं। एंगुलर नोड की बात करो तो एंगुलर नोड में बोलते हैं प्लेन। किसकी बात करते हैं? प्लेन और सरफेस वेयर, जैसे एंगुलर प्लेन बोलते थे, प्लेन बोलते थे ना हम लोग नोडल प्लेन में, वैसे ही प्लेन और सरफेस वेयर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज 0। उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर नोड। एंगुलर नोड निकालने के लिए फॉर्मूला है, सीधे सीधे एल की वैल्यू पता हो आपको। एंगुलर नोड अगर निकालना है तो क्या होना चाहिए? एल मालूम। अब आ जाते हैं आपके सवाल पर। आप कह रहे हो 3f में क्या हो जाएगा? वैल्यू निकालेंगे, 3f होता ही नहीं है ना, 2d भी नहीं होता है, 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। ठीक है, निकालें। किसी ऑर्बिटल के लिए अगर निकालना है आपको, जैसे अगर आपको दे रखा है 3D के लिए निकालना है, एंगुलर नोड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? 3D में है। 3D के लिए आपको निकालना है क्या? रेडियल नोड भी निकालने हैं, एंगुलर भी निकालने हैं, टोटल भी निकालना है। चलिए सवाल है आपका, इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल। आपको क्या निकालना है? रेडियल नोड कितने होंगे, नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड,
और टोटल नोट, टोटल दोनों को जोड़ देंगे। चलिए निकालिए सब लोग। ऑनलाइन से आंसर नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन वाले बताएंगे। अथर्व श्रीवास्तव आप नंबर बताने वाले हैं, आंसर बताने वाले। अथर्व आवाज जा रही है? शून्य में। हाँ अथर्व बोलिए। अंशराज। यस मैम। मैम रेडियल नोड 0 होगा। हाँ और एंगुलर नोड 2 होगा। 2 और टोटल, टोटल 0 + 2 2। ठीक है निकालते हैं। रेडियल नोट का फॉर्मूला क्या बताया आपको? n-l-1। अब 3D के लिए n की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, l की वैल्यू क्या होगी? d के इक्वल होगी। d के लिए क्या आती है वैल्यू? 2। तो कर लेते हैं यहाँ पे 3 - 2 - 1, 0 बन गया। तो रेडियल तो है ही नहीं यहाँ पे 3D में। अब कौन सा निकालना है? एंगुलर। एंगुलर हो जाएगा l की वैल्यू के इक्वल होता है तो 2। टोटल कितना हो जाएगा? 0 + 2 2। निकाल लेंगे अब ऐसे आंसर, एंगुलर, रेडियल और टोटल। ठीक है अब निकालो जरा 1s के लिए, 2s के लिए, 3s के लिए। 1s 2s 2p के लिए निकालो। 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए, 3 के लिए निकालो। 3 के लिए डेटा निकालिए। 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए, 3s के लिए। बोर्ड पे ना देखो, अपने मन से निकालो। सबने निकाल लिया? पहले वाले में n = 1 है, l = क्या है? s। s का मतलब 0 है ना। अब n - l ये रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल भी 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ना तो एंगुलर नोड है और ना ही रेडियल नोड। 2s को देखें, n = 2, l = फिर से 0। n - l - 1 करें तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि रेडियल नोड 1 आ रहा है और l = 0 है, तो आपका टोटल भी क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है बात? बोलो भाई। 2p को देखो, n = 2। दीपक क्लियर हो रही है बातें? दीपक। n = 2 है, l = क्या हो जाएगा? p का मतलब 1 आ जाएगा। तो n - l - 1 कितना बनेगा? 2 - 1 - 1 0 है ना। ठीक है और l की वैल्यू तो 0 ही है, तो टोटल क्या बनेगा?
1 + 0 1 बनेगा ना टोटल। क्लियर है? 3s को देखो, n = 3, l = क्या होगा 0, तो ये कितना बनेगा 2 बन जाएगा, और टोटल कितना बन जाएगा। क्लास देख पा रहे हो? देख पा रहे हैं सब लोग? Yes. क्या हुआ? अब देखो, अगर कोई आपका टोटल नंबर ऑफ नोड और ऑर्बिटल्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहे, जेईई मेंस का ऐसा कोई क्वेश्चन बनाना चाहे जिसमें टोटल नंबर ऑफ नोड ले लें और क्या ले लें, और ऑर्बिटल्स का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लें, तो आप देख रहे हो कि 1s से ज्यादा एनर्जी होती है, 2s की अबाव प्रिंसिपल से हमने पढ़ा है, 2s से ज्यादा 2p की, 2p से ज्यादा 3s की। तो एक तरफ एक साइड अगर हम ले लें क्या एनर्जी, और दूसरे साइड हम ले लें टोटल नंबर ऑफ नोड, तो क्या होगा, पहले केस में 0 है नोड, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, पहले केस में 0 है, फिर दूसरे केस में क्या हो गया 1, तीसरे केस में भी क्या है 1, चौथे वाले में क्या हो गया 2। देख पा रहे हैं? अगर हम बात करें केवल हम नोड, टोटल नोड की जगह अगर हम लोग ले लें कौन सा नोड, एंगुलर नोड ले लें, सपोज कौन सा नोड ले लें एंगुलर, तो एंगुलर में देखो यहाँ पे एंगुलर नोड 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0। ठीक है, अगर एंगुलर नोड में ग्राफ प्लॉट कराएं तो इस तरीके से डेटा अपने बनेंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें आपको बनाना पड़े। रेडियल नोड की बात करो तो यहाँ कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 1, दूसरे वाले में 2p में फिर से क्या आ गया 0, और फिर यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक है, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिल सकता है कि नीचे की तरफ बिल्कुल 0 कर दें, फिर 1 पे ले जाए, फिर 0 कर दें, फिर 2 पे आ जाए, अगर रेडियल नोड की बात करें। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कौन कैसा क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो इस तरीके के नए ये क्वेश्चन जैसे आया नहीं है, पर इस तरीके का नया क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो दिमाग क्या रखना है, खुला रखना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ गया, कोई ग्राफ का इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो एकदम हड़बड़ा गए। रेडियल और एंगुलर नोड निकालना, नंबर निकालना सीख चुके हैं हम, तो आराम से नंबर निकाल करके उस ग्राफ के पैटर्न को देखेंगे और ऑब्जेक्टिव आएगा आपको, तो ऑब्जेक्टिव में आराम से आप क्या कर सकते हैं, चूज तो कर सकते हैं ग्राफ में से। क्लियर है? एक दो सवाल कर लो, कोई आया हुआ, फिर एक दो टॉपिक और है उनको भी करा दे। क्या हुआ मैम, एक दो ही कहती हैं। बोर के तो कर चुके हो लगभग लगभग सवाल आप। इनके तो लगभग लगभग कर चुके हो। निकालो नंबर ऑफ सबशेल, क्वेश्चन लिखो, नंबर ऑफ सबशेल निकालना है आपको। नंबर ऑफ सबशेल एसोसिएटेड विद n = 4, number of subshell associated with n = 4 and m = 2 कंडीशन है ना, दोनों को लेके चलना है। m = -2, इसके लिए सबशेल का नंबर क्या होगा,
ऑप्शन भी लिख देते हैं। चलो, 4 कैसे आ रहा है? हाँ वो तो सेम होती है, तो एम की भी तो कंडीशन दे रखी है, क्यों नहीं मतलब है? एम से क्यों नहीं मतलब है? ऐसे सब शेल बताने हैं जिनके लिए एम की वैल्यू -2 हो। ऐसे सब शेल बताने हैं जिनके लिए एम की वैल्यू क्या हो, -2। चलो निकालते हैं। n इज इक्वल टू 4 है हमारे पास, ठीक है। शेल नंबर क्या है, 4। तो शेल नंबर अगर 4 है तो सब शेल कौन कौन से होंगे इसमें? 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f। 4f है ना, यही होंगे। क्लियर है बात इतनी? 4s को अगर बनाओ तो 4s में l इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। l इज इक्वल टू 0 आएगा तो m की वैल्यू क्या आएगी? हाँ हाँ वही तो बता रहे हैं, देखो देखो। अब 4p को लेते हैं। 4p को अगर देखो तो 4p में l इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। l अगर 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -1, 0 +1। यहाँ पे ये डेटा आया, नहीं आया। 4d पे आते हैं। 4d में कितने बना दे, 5 बना दे। 4d की अगर बात करो तो l इज इक्वल टू क्या आएगा, 2। l इज इक्वल टू जैसे ही 2 आया, m की वैल्यू क्या हो गई, -2, -1, 0 +1 +2। देख पा रहे हो? अब किस पे जाए, 4f भी तो है, इसके लिए 4f के लिए भी तो n की वैल्यू 4 है। कितने बनेंगे, 7। 7 हो गए, देखो। l इज इक्वल टू क्या है, 3। -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3। ठीक है, देख पा रहे हैं? अब इसमें देखो -2 वाले कितने हैं, जिनका शेल नंबर क्या हो, शेल नंबर 4 हो और m की वैल्यू क्या हो, -2। ऐसे कितने दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लॉक, 2 ही दिख रहे हैं ना। ये देखो, स्पेसिफिक कर दिया इन्होंने, -2 के लिए निकालना है ये, और -2 कहां पे आ रहा है, 2 में ही तो आ रहा है, देखो। कोई कंफ्यूजन, साक्षी? n4 होना चाहिए, किस सब शेल की बात कर रहे हैं, 8 to 16, यही तो दे रहे। कितने हैं ऐसे, कितने आ, ये सब शेल आपको दिखाई देंगे जिसमें वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू तो 4 हो, तो n की वैल्यू 4 तो ये इन सबके लिए है, क्योंकि 4s में भी n की वैल्यू 4 है, ये इसमें सब में। लेकिन दूसरी स्पेशल कंडीशन क्या बोल दी इन्होंने, अगर केवल ये कंडीशन नहीं होती तो कितने हो जाते, 4 का स्क्वायर कर देते, कितने आ जाते आप, 4 आ जाते सीधे सीधे। और यहाँ पे -2 की भी कंडीशन दे दी है, तो कौन वाले देखेंगे जिसमें ये m की वैल्यू क्या आ रही है, -2। तो पूरे में -2 वाले कितने दिखे आपको, केवल 2 दिखे। s और p में तो -2 आया ही नहीं, d में आया और किस में आया, f में आया, और वो भी 2 दिखाई दिए। अगर केवल नंबर 2 बोल देते तो या ऐसे लिख देते mod 2, 4 आ जाते ना, 2 कैसे आते,
मान लो इसकी जगह आपको लिख देते m इज इक्वल टू mod 2, mod 2 लिखते हैं, यानी प्लस माइनस से मतलब नहीं है, दोनों कंसीडर करने हैं। तो आप ये भी लेते और ये भी लेते, फिर ये भी लेते ये भी लेते, तब आंसर क्या हो जाता? 4 होगा। ये इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसको, इन ब्लॉक को। तो जब आप मॉड ले लोगे तो प्लस माइनस का मतलब नहीं है, दोनों वैल्यू ली जाएंगी। तो ये भी लोगे और ये भी लोगे, ये भी लोगे और ये भी लोगे, तब आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी इन्होंने वैसी कर दी है एग्जैक्टली। तो ये चीज जो है ये क्या है? ऑर्बिटल फ्लॉ है। ये क्या हुआ? आंसर क्या हो जाएगा अपना? क्या हुआ? कहाँ गए? अब फिर से कनेक्ट करना। आ गया। रिकॉर्डिंग रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, स्टार्ट ही है, उसमें ब्लैक हो गया होगा, वैसे ही रिकॉर्ड हो रहा होगा। आवाज आ रही है मेरी बच्चों? Yes, ma'am. Yes. कुछ अभी ब्लैक हुआ था क्या स्क्रीन? Ma'am, black screen. अच्छा, एनसीईआरटी में तो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 67 है। एनसीईआरटी के सवाल तो जल्दी निकल जाएंगे, रह गए हैं खतरनाक। तो वो तो होते ही ना, एनसीईआरटी एक ठीक ठाक। एनसीईआरटी की जो आपकी वो है थ्योरी है, वो दम नहीं है उसमें, लेकिन जो एक्सरसाइज है ना वो ठीक है। फिजिक्स में लोग बताते हैं और अच्छी है, लोग बोलते हैं फिजिक्स में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और अच्छी। और इसमें वो भी नहीं करते हैं, चीजों को रिलेट भी नहीं करते हैं, चीजों को रिलेट नहीं करते हैं। इसको पढ़ो तो आपको पूरा चैप्टर आता हो तो समझ में आएगा, रिवीजन के लिए ठीक है समरी। कोई कुछ कहना चाह रहा है? क्या हुआ? कोई हैंड रेज कर रहा है क्या? मैसेज ही आ रहे हैं। कौन? चैप्टर 2 की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज रिलेटिवली टफ है। कौन कह रहा है? ओजस्विनी, तुम्हारा वो क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? आप पूछ रहे थे ना पहले से, ओजस्विनी बहुत पहले से पूछ रही थी ये टॉपिक, ये सब ऑर्बिटल का खेल तमाशा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में एनसीईआरटी नहीं दे रही है। बाउंड्री सरफेस डायग्राम, ये वाला, बस इतना ही ना? नहीं, एनसीईआरटी करा नहीं रहे, एनसीईआरटी में देख रहे कोई चीज ऐसी रह तो नहीं गई। चलो, हाँ एक्सचेंज एनर्जी भी। चलो हेडिंग डाल लो बाउंड्री। अब छुट्टे छुट्टे टॉपिक करा रहे जो जरा जरा से। बाउंड्री सरफेस डायग्राम, बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या है समझ लो, वर्ड आ जाए तो पता चला करना सब कुछ आता है, पता नहीं है क्या। इलेक्ट्रॉन की, हाँ प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसके पाथ को अगर हम लेते हुए क्या खींच लें, ड्रॉ कर ले एक पिक्चर, तो उसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री सरफेस डायग्राम। जैसे मान लो हमने बोला कि ये 1s है ना,
और 1s में इलेक्ट्रॉन कहां तक है, इधर तक है, ये एरिया है, ठीक है। तो ये हमने इसका क्या बना दिया, ये हमने क्या ड्रॉ किया, इसका बाउंड्री सरफेस डायग्राम ही ड्रॉ किया, मतलब कुछ खास बात नहीं थी, ठीक है। डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए क्या है चीज, किस चिड़िया का नाम है। क्या, जैसे px हम लोग लेते हैं, मान लो x एक्सिस को लेते हुए आप बनाते हो, तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या बन जाएगा, px का। py का बनाना है तो pz को ये ले लिया मान लो, py को बनाना है तो ठीक है। ऐसे ही डी का भी बना सकते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम, एस का कोई भी एस, हाँ तो कोई बात नहीं। 2s का बनाएंगे तो थोड़ा सा एक बीच में नोट दिखा देंगे, हाँ साइड में भी बड़ा कर देंगे। इसमें अच्छे सवाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अरे डायग्राम में क्या है, कुछ है यहाँ पे, डायग्राम में कुछ है, हम्म, हम जब अभी अपने डायग्राम बनाया तो y एक्सिस बाहर निकल रहा है प्लेन के बाहर, प्लेन के कहाँ, वाई एक्सिस प्लेन के कहाँ बाहर निकल रहा है, हम मतलब जैसे नॉर्मली हम जैसे z एक्सिस बनाते हैं ऐसे अपने y एक्सिस नहीं वो कह रही है कि जैसे पी वाई आपने बनाया वैसा पी जेड बनाते हैं हम लोग, ये रिस्पेक्टिव में हम कोई भी ले सकते हैं, समझ आ रही है बात। जैसे ऐसे वाले को आप कह रहे हो ना पीजेड लेते हैं, है ना, तो ये रिस्पेक्टिव में है, जैसे अलग अलग बुक्स अलग अलग भी ले लेती हैं, तो कोई, हाँ तो हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ज्यादा जो बुक्स हैं, ये जिसको मैंने पीएक्स बनाया है इसको पीजेड बनाती हैं, ज्यादा बुक्स क्या है, जिसको पीएक्स बनाया है उसको क्या बनाती हैं, पीजेड। आप किसको फॉलो करो, हमको नहीं, किसको, हमने दोनों तरीके की बुक्स पढ़ी हुई है ना, तो हम तो इस तरह भी बना देते हैं। आपको किसको फॉलो करना है, एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी में जो एक्सिस जो मान रहे हैं उसी को मानो, आपका पेपर इसी बेसिस पे चेक होता है, एनसीईआरटी को बेस मानते हैं ना, तो कोई डेटा अगर कभी मैच कराएंगे तो इसी से कराएंगे। इसके बाद एक हेडिंग डालिए छोटी सी, डी जनरेट ऑर्बिटल्स, डी जनरेट वर्ड दे देते हैं कभी कभी, बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है लेकिन बच्चों को मालूम नहीं होता। डी जनरेट ऑर्बिटल्स, डी जनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, एनर्जी क्या होगी, सेम, डीजेनरेसी बोलते हैं इसको। ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी, सेम एनर्जी होगी तो ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या बोलोगे, डी जनरेट
ऑर्बिटल्स। जैसे एग्जांपल में अगर हम लें तो px, py, pz इनको बोल सकते हैं डीजेनरेट। डी में लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं, सारे के सारे dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कौन सा था dz स्क्वायर। इन जनरली ऐसा होता है, ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, लेकिन किसी स्पेशल कंडीशन में चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो डीजेनरेट नाम आ जाए तो ऐसे घबराएंगे नहीं, क्या पूछ लिया गया। आपकी बुक में एक टर्म दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व बनाते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वर्ड जहां पे भी आएगा, वेव फंक्शन वर्ड जहां पे भी आएगा, वहां पे नाम आएगा साई का। किसका नाम आएगा, साई। ठीक, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में एरिया लिया जाता है, और एरिया अगर सर्कल का एरिया देखें तो सर्कल का सर्कुलर पाथ का एरिया जो होता है क्या होता है, सर्कल का एरिया की वैल्यू क्या, पाई आर स्क्वायर। और अगर स्फीयर के एरिया की बात करें तो क्या आएगा, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है, और स्फीयर का क्या लेते हैं, स्फेरिकल अगर कोई चीज है तो क्या लेंगे उसका, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखी गई है किस टर्म में, एरिया के टर्म में देखी गई है। किसके बीच में ग्राफ खींचा गया है, ध्यान से देखिए। एक तरफ ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डिनोट करते हैं इसको किससे, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर से। इसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, और किस दूसरी जगह पे क्या ले रहे हैं, आर। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस ले रहे हैं। नहीं, सबके लिए खींचेंगे, 1s होगा, 2s होगा, पी के लिए भी ले लेंगे। पी के लिए एक तरफ उसको डंबल को एक तरफ आधा स्फेरिकल मानेंगे, है तो 3D ना पी। पी को आप ऐसे दिखा रहे हो, अगर क्या ही बन जाता है कभी। पी को आप ऐसे दिखा रहे हो, ये लीफ लाइफ अगर आप पी को दिखा रहे हो तो ये केवल ये फ्लैट थोड़ी है, 2D थोड़ी है, ये है तो 3D ना। तो आपको ग्राफ याद रखना है, कैसे, देखिए ध्यान से। न्यूक्लियस से रेडियस बढ़ेगा तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, मतलब जो एरिया है, वो एरिया क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो 1s में अगर देखें तो इस पॉइंट को न्यूक्लियस मान सकते हैं। अगर 1s की बात करो तो न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 0। उसके बाद धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो यानी कि अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, करेगी। और फिर जब इसका एरिया खत्म होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे क्या होगी, एक रेडियस के बाद जाके, मान लो इसकी रेडियस इतनी ही है, तो एक रेडियस के बाद जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब इसके आगे थोड़ी इलेक्ट्रॉन है, यही एरिया हम दिखा रहे हैं,
तो मतलब कम हो जाएगी। ये किसके लिए है? पहला वाला ग्राफ किसके लिए है? 1s के लिए, 1s के लिए। हाँ हाँ, पूरी नीचे टच नहीं कराना है ना, देखो थोड़ी तो प्रोबेबिलिटी रहेगी। एक रेडियस, एक बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो खींचते हो, बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या कहते हो कि यहाँ से इतनी रेडियस तक है, अब इसके आगे ये ऐसे खींचते हो, अब आगे थोड़ी खींचते हो, जहां तक लगता है कि है इलेक्ट्रॉन वहीं तक खींचते हैं ना, एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड करके। तो ये 1s के लिए हो गई। अब यही कर्व अगर खींचना चाहो आप 2s के लिए, तो 2s में आपको पता है 2s में रेडियल नोड का नंबर कितना आया था? 2s में रेडियल नोड का नंबर कितना था? 1 था। तो यानी कि बीच में क्या आएगा? नोड आएगा। नोड का मतलब, नोड का मीनिंग क्या होता है? नोड का मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो 2s के लिए अगर यही सेम टू सेम ग्राफ किसके लिए खींचना चाहें? 2s के लिए। ये r ले रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं? 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहाँ पे ग्राफ हमको कुछ ऐसा मिलेगा। एक बार जब नोड आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी। बीच में नोड आता है ना 2s में, तो एक एरिया ऐसा बीच में जाकर के मिलता है, जब स्फीयर में हम देखते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? 0। फिर आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है 2s की, बात हमने ऐसे करी थी। ये था न्यूक्लियस, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, फिर बीच में एक एरिया ऐसा मिला था जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ये नोड मिल रहा था ना हमको। 2s में ऐसा ही तो था, बीच में एक नोड, नोड का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ग्राफ खींचते वक्त क्या होगा? यहाँ से शुरू होगा, न्यूक्लियस पे नहीं थे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से शुरू बढ़ी, फिर धीरे धीरे कम हुई और किस पे आ गई? 0 पे, यहाँ पे खत्म। फिर इधर का एरिया आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो फिर धीरे धीरे क्या होगी? फिर से बढ़ेगी। ऐसा ग्राफ आएगा 2s का। ऑनलाइन वालों को क्लियरिटी है? ग्राफ में ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस को टच कराना है या नहीं कराना है, इसका मीनिंग है ना। जहां बिल्कुल एक्स एक्सिस को टच करा रहे हैं, यानी हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे हमने क्या दिखाया? नोड, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बिल्कुल 0 है। न्यूक्लियस पे भी 0 होती है, और नोड पे भी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0। ठीक है, ग्राफ बनाते वक्त ध्यान रखना, ऐसे नहीं है वही बना दिया। ठीक है, हेलो मैम। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। मैम ये जो साइन है, हाँ, मैम इस 12 की स्पेलिंग और इस साइन की मतलब। PSI, ओके मैम। तुमको मालूम है ना? मैम क्या मालूम है? PSI मैम मालूम नहीं था। नहीं पता? अच्छा ठीक, साई बन गया, सबने बना लिया? हाँ बोलो बच्चू। इसमें कहते हैं कि ऑल्दो न्यूक्लियस में प्रोबेबिलिटी 0 रहती है, लेकिन न्यूक्लियस के जस्ट पास में प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। ऐसा क्यों होता है? न्यूक्लियस के जस्ट पास में प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है, अट्रैक्टेड तो रहेंगे ही ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अट्रैक्टेड तो रहेगा ही ना।
और जितना पास होगा उतना अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। कहाँ ध्यान है, साक्षी पांडे को कह रहे हैं, साक्षी पांडे कुछ तो गड़बड़ है, आज ध्यान कहीं और है, थके हुए हैं। 2px अब बोलोगे ये कैसा बना दिया आपने, टच नहीं करा वो तो ठीक है, ये ऐसा एकदम ऐसा सिंपल सा कैसे बन गया। हाँ ये 2s को नहीं दिखा रही, खाली 2px को दिखा रहे हैं। हम पहले वाले भी तो ऐसे ही थे। तो डिफरेंस क्या है 2s और इसमें, क्या डिफरेंस, ये भी टच नहीं हो रहा, कौन सा, वो तो बीच में एक पॉइंट टच हो रहा था क्योंकि वहां पे नोड थे। 2p में नोड होगा, चलो बताओ 2p में नोड होगा, पहले बताओ। 2p में एक भी नोड नहीं है, रेडियल एंगुलर कुछ नहीं। 2p में किससे कंपेयर किया था, n की वैल्यू क्या हो गई 2, l की वैल्यू क्या हो गई 1, तो n माइनस l माइनस 1 कितना आ गया 0, तो रेडियल तो है नहीं। ठीक है भाई, रेडियल नहीं है तो स्मूथ जाएगी कहानी। एंगुलर, एंगुलर क्या है, एंगुलर तो है एक, ठीक है। इसको कैसे देख रहे हैं, देखो इसको ऐसे देखा जा रहा है, ये जो हमने देखा ये था मान लो अपना, है ना, ये था px मान लो, ठीक। अब यहां से देख रहे हैं न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये r है, ये क्या पॉइंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर उसके बाद क्या हो रही है, कम भी तो हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है। ये बढ़ रहा है एरिया, यहाँ पे एरिया कम दिख रहा है, अगर 2D में देखें तो एरिया बोलेंगे, 3D में बोले तो वॉल्यूम बोलेंगे। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस पे बिल्कुल डेंसिटी कम थी नहीं, फिर उसके बाद बढ़ी, बढ़ने के बाद यहाँ पे डेंसिटी क्या हुई, कम हुई इस एरिया में। तो ये मतलब एक तरीके से देखो तो क्या दिखा रहे हैं, हाफ लूप दिखा रहे हैं, एक लोब दिखा रहे हैं, देख पा रहे हो। हाँ एक लोब क्यों दिखा रहे हैं, अगर मान लो इसको एक्सिस मान रहे हो, इसको मिड पॉइंट मान रहे हो यहाँ 0, तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस करके अगर देखें तो हम क्या दिखा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन का दिखा रहे हैं। हाँ नीचे क्यों बनाएंगे, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में नेगेटिव में नहीं जाती वैल्यू, समझ आई बात। साई प्रोबेबिलिटी है, साई स्क्वायर कर दिया है, तो अगर कोई वैल्यू निगेटिव भी जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस वैल्यू को पॉजिटिव बन, ठीक है। क्या बताया था आपको जब बताया था स्क्रोडिंजर, तो यही बताया था ना कि अच्छी खासी इसमें क्या लगाई गई है, मैथमेटिक्स। हम आपको क्या बता रहे हैं, नेट टू नेट बता रहे हैं, इसमें क्या पूछा जाता है, क्या कभी नहीं पूछा जाएगा, जो कभी नहीं पूछा जाएगा वो नहीं बताया। चलिए अब एक और रह गया था, परी का टॉपिक रह गया, एक सवाल करेंगे अब रिसेंट कर लीजिए, क्वेश्चन रिसेंट क्वेश्चन कर लीजिए जरा, थके तो नहीं है आप लोग, चैप्टर तो खत्म है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ढूंढ लेंगे,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो। 23 में ये कौन देता है सवाल इतना इजी। चलो क्वेश्चन लिखे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम of an electron orbital angular momentum of an electron in 3s is in 3s orbital लिखा है is x h by 2 pi। वैल्यू ऑफ x निकालना है नियरेस्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्या आंसर बता रहे हैं? ओए आज क्या हो रहा है? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं रहता इंटीजर में। आप जो आंसर बोल रहे हैं वही मैं इसमें डाल रही हूँ। हाँ वो नेटवर्क बार बार चला जा रहा है, नेटवर्क का इशू है इसलिए भी नहीं। ऑप्शनल क्वेश्चन है इंटीजर टाइप। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला बताया? फॉर्मूला लगा के निकालना है बस। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लो, h/2 पाई रूट ऑफ l प्लस 1। हाँ ऑर्बिटल उसी से निकलेगा। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है? h/2 पाई रूट में होता है l प्लस 1। अब 3s के लिए l की वैल्यू निकाल लीजिए और निकाल लीजिए वैल्यू। वन आ रहा है। ये जीरो निकालना है, क्यों निकालना है जीरो? देखे जरा, ये जीरो निकालना है। पूरी वैल्यू जीरो आ रही है ना, एल की वैल्यू जीरो रखोगे तो पूरी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। हाँ 3s के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू क्या होगी? 0। एल की वैल्यू चाहिए अपने को। देखो 3s के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, यहाँ एल की वैल्यू चाहिए। रखें अगर निकालें तो ये 0 रख दिया आपने तो पूरी वैल्यू क्या बन गई? 0 बन गई। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 आ गया। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या दी थी? ये दी हुई थी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 ही तो आएगी। ये सारी वैल्यू उधर जाएगी। तो इजी पीजी था, और फॉर्मूला पता है तो। हाँ सीधे कैसे? हाँ ठीक, हाँ ऐसे भी रख सकते थे। LH/2 पाई तो होता है, उससे ही कंपेयर कर देते। 23 में आया हुआ है ना। चलो और कर लो, नया क्वेश्चन करवा रहे हैं, रिसेंट आए हुए। पुराने वाले करवा दिए आपको क्लास में जाकर। इंटीजर वाले आते हैं ना, उसमें आपको आंसर फिल करना होता है। आंसर
एक पेपर भेज देती हूँ, फॉर्मेट देख लो, तुम ऐसे करोगे? सबको क्लियर है? 25 मेंस में 20 करने होते हैं वैसे वाले एमसीक्यू, और 10 आते हैं आपके, 30 क्वेश्चन आते हैं, 10 आते हैं इंटीजर टाइप, उसमें 5 की चॉइस होती है। टोटल 25 एक सब्जेक्ट। मेंस की बात करें 25, हाँ 20 एमसीक्यू, एक 5 इंटीजर, 30 होते हैं। चलो नया सवाल करो, नया सवाल कर लेते हैं। 23 में आया हुआ है, वैसे 12th के बाद करते हैं इस सवाल को, ध्यान से देखो। फॉर मेटल आयन, क्वेश्चन लिखिए, फॉर मेटल आयन कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर मेटल आयन कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट। एक कॉम्प्लेक्स एक चैप्टर पढ़ाते हैं हम लोग 12th में, वो पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन होता है। फॉर मेटल आयन कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट इज 4.9 BM। BM होता है मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट, बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें आएगा आंसर। इसका सीधे सीधे फॉर्मूला है, मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना है किसी एटम के लिए तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने अनपेयर्ड का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। सिंगल समझ रहे हैं? जैसे मान लो हमने बोला, सपोज एग्जांपल देखो पहले, अनपेयर्ड का मतलब 3d5 बोला, तो 3d5 अगर किसी में कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम में बन रहा है, जैसे क्रोमियम में बन रहा था, मैंगनीज में बन रहा था, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने, पांचों के पांचों क्या है, क्योंकि 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है तो पांचों के पांचों क्या है, अनपेयर्ड हो गए। तो यहाँ पे अनपेयर्ड कितने दिख रहे हैं आपको? 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर को डिनोट करते हैं n से। किससे डिनोट करते हैं? क्या? अरे ये दूसरे चैप्टर में है ना, कंफ्यूज मत हो। अब जैसे मान लो तुमने D7 ले लिया, तो D7 में कितने अनपेयर्ड होंगे? अनपेयर्ड बस दिखाने के लिए, ये क्वेश्चन तो सीधे फॉर्मूला पे है। D7 ले लिया तो कितने बनाओगे अनपेयर्ड? सिंगल इलेक्ट्रॉन। पेयर वाले को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 भर दिए, 6 7, तो ये तो पेयर्ड हो गए। अनपेयर्ड कितने बचे? 3, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला समझ लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर n। ये क्यों लिखना है? ये तो समझाने के लिए बताया ना, अनपेयर्ड का क्या मतलब है, सिंगल। क्यों बना लिया? आंसर आ रहा है 4। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला याद रखिए, वैसे इसकी जरूरत 12th में पड़ती है, अब इन्होंने इस चैप्टर में क्वेश्चन डाल दिया तो ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं, 12th में तो पढ़ेंगे। म्यू से डिनोट करते हैं, रूट ऑफ n, n+2। अब आप कंफ्यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे n हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी बोल रहे थे, अब यहाँ पे हमने किसको बोल दिया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यूनिट क्या है? BM। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बोर मैग्नेट्रॉन, ये म्यू की वैल्यू दे रखी है, तो निकाल लेंगे।
म्यू की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? 4.9। यानी तो निकालना है दाता प्रभु। एन की वैल्यू निकालनी है मैम। एन क्या लेंगे? निकालो जल्दी जल्दी धनाधन। क्वाड्रेटिक बनेगी। इक्वेशन बनेगा। फैक्टर पढ़ के आए हैं ना आप लोग? फैक्टर वेक्टर नहीं, फैक्टर। जल्दी से बना लो, मुझे नहीं पता क्या निकलेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? हिट एंड ट्रायल। अगर कैलकुलेशन ना हो रहा हो तो ऐसे क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? n इज इक्वल टू 1 रख लो, देख लो 4.9 आ रहा है क्या? 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो। 1 रखोगे तो क्या होगा? 1, और ये 1 + 2 3 हो जाएगा। अगर n इज इक्वल टू सपोज 1 रखा, कैलकुलेट अगर नहीं हो रहा, तो ये 1 + 2 कितना आ गया? 2 रख लिया तो क्या आ जाएगा? 4 रख लें, आंसर 4 है, 4 रख लेते हैं। कितना आ जाएगा? ये आएगा ना? तो ये तो नहीं आ रहा है। 36 कैसे आएगा? 24 4 रखा है तो 24 आया ना। अब √25 कितना होता है? 5 होता है। और वैल्यू कितनी दी है? अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे थोड़ा सा। वैल्यू कितनी दी हुई है? 4.9 दे रखी है, तो 24 बन जाएगा। तो n इज इक्वल टू हमने क्या रख दिया? तो ये वैल्यू मैच कर रही है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? क्लियर है बात? और नहीं तो सॉल्व कर लो। सॉल्व किससे करना है आपको? मैथ्स। क्या दिक्कत है? मैथ्स में दिक्कत है? वो एक मैथ एक आता भी तो था, एक फॉर्मूला होता था ना। हाँ, उससे भी नहीं होगा तो इसी से कर लो। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लिया? और करने हैं? और करने हैं? एक और कर लो, पक्का? अच्छा, लास्ट इसके बाद नहीं बोलो। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, सस्ता सस्ता सवाल है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सस्ता सवाल है बिल्कुल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 5 रेडियल नोड्स। number of atomic orbitals having 5 radial node, 5 रेडियल नोड होने चाहिए। 7s, 7p, 6s, 8p, 8d, ये ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं। इनमें से कितने नंबर बताना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है,
कितने ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिसमें 5 रेडियल नोड होंगे? एक ऑर्बिटल है, 2 है, 3 है, 4 है, निकालना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन इजी आते हैं। सबके क्या निकालने हैं? रेडियल नोड निकालो और टोटल देखो किसमें 5 आ रहे हैं रेडियल नोड, किसमें किसमें, और आंसर बताओ। ये आंसर होगा। बाकी लोग निकालें। थ्री आ रहा है, 3 ऐसे हैं। कितने हैं वो बताना है। 3 है। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन ऑफलाइन? यस मैम। दीपक क्लियर है? निकाल रहे हैं 7s के लिए, निकाल लें। n क्या हो गया? कौन से निकालने थे? रेडियल ना। तो रेडियल का फॉर्मूला तो क्या था? l इज इक्वल टू 0। तो n माइनस एल माइनस 1 हो गया ना। 7 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ गया? 6। आंसर क्या था? 5 के लिए निकालना है। किसमें 5 है? 7p के लिए निकालो। n इज इक्वल टू 7 और l इज इक्वल टू 1, यही है ना। तो n माइनस एल माइनस 1 कर दो। 7 माइनस 1 माइनस 1, इसमें आ गया 5 रेडियल। इसी तरीके से निकालेंगे किस और किस में आ रहा है? 6s में आ रहा है। हाँ, कितनी जल्दी है तुम लोगों को भगवान। और किस में आ रहा है? 8d में। 8D। टीचर तो सवाल किए जा रहा है और बच्चे निकले जा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? इंटीजर टाइप क्वेश्चन है।